आज हम पांचवा पाठ बर्फ की धरती इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा का वर्णन है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी लद्दाख की यात्रा, अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं, इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश को परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकता रहे, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहे। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है और थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबोगरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। तरह तरह के चट्टानों के रंग, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली भी। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मार्युल, लाल धरती, मांग्युल, बहुत से लोगों का घर खानछांग पा अर्थात बर्फ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया। इसे बुद्ध का कमंडल यह भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्धयान। बौद्ध विहारों गुफाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। यहाँ पर जो लेखिका है, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगी जितना हमने पढ़ा कि प्रस्तुत यात्रा वर्णन की लेखिका कृष्णा सोबती लद्दाख की यात्रा पर निकलती है। यहाँ की धरती पर ऊपर निर्मल आकाश है तो नीचे बर्फ से ढकी धरती है। ऊपर से लेकर नीचे तक श्वेत रंग ही फैला है। श्वेत रंग क्यों है? क्योंकि जो पहाड़ है उन पर पूरा सफ़ेद हिम बर्फ जमी हुई है। लेखिका को वेदों में लिखी हुई ऋचाओं का स्मरण होता है। ऋचा यानी क्या होता है? वेद जिस रूप में लिखे हैं, जैसे हम छंद, काव्य, गद्य, पद्य इन तरह से लिखते हैं, वैसे ही उसके लेखन को ऋचा कहा जाता है, जिसमें इन ऋचाओं के माध्यम से सूर्य देव से प्रार्थना की गई है कि वे इन हिम शिखरों पर चमकते रहें ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे। मान्यता के अनुसार 3 लोक होते हैं। देवताओं के लोक का रंग श्वेत यानी सफ़ेद होता है, मानवीय लोक का रंग लाल यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ, तथा पाताल लोक का रंग नीला होता है। लद्दाख में ऊपर का आकाश श्वेतवर्णी तथा नीचे बर्फीली धरती भी श्वेत वर्ण की है। इसलिए लेखिका के अनुसार यह देवताओं का लोक है। चारों तरफ श्वेत ही श्वेत होने के कारण लेखिका ने इसे देवताओं का लोक कहा है। खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए। मेम साहब, गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? 3, आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता लें, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नाश्ता ख़त्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुलांग के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गई। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर्स के पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा। एकाएक लैंड रोवर रुकी पहाड़ के निर्जन वीराने में एक तंबू के सामने। ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया, रजिस्टर में एंट्री की और गाड़ी सन्नाटों की चीरती चढ़ाई पर सरकने लगी। काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती। मैं मुस्तैदी में उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज पर उतारकर ढंग से अंजाम देती।
इस एकाकी में टूरिस्ट साहब बताते हैं कि यह वह जगह है जहाँ हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो भीष्म साहनी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे अब भी धड़क रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं और साथ साथ दौड़ रहे हैं। काली भूरी पर चट्टानें, आंखें वीराना देख देख परेशानी से ऊँगने लगी। गला सूखने लगा। 2-4 पानी के घूंट लिए, बस इतना ही। पानी है बेशकीमती। एक लंबी चढ़ाई के बाद टिन की छत वाला लंबा शेड, जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा। चढ़ाई पर कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं। लेह की पीठ का पठार है खारदुलाऊ। खारदुलाऊ जिसे खरदुला भी कहते हैं। हिम मंडित ग्लेशियर्स। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते। पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। यहाँ पर जो लेखिका है वो लद्दाख के आगे खारदुलाऊ इस तरफ जा रही हैं और वो बीच के सारे दृश्य का वर्णन करने लगती है और किस किस तरह का उसे अंतर्मन में महसूस हो रहा है उसका उसने यहाँ पर बहुत ही बेखूबी चित्रण किया है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने से झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। वह रहा हिमशिखर खारदुलाऊ, बर्फ़ का पहाड़। पहाड़ पर ताज़ा बर्फ़ नहीं, कड़ी बर्फ़ का पहाड़ है। बर्फ़ 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 इसे कहते हैं, ग्लेशियर्स। धूप चमका रही है इसकी धवलता को। धूप के कारण वह और ज़्यादा सफ़ेद और चमकीला दिख रहा है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही है बौद्ध पताकाएं। गाड़ी से उतर मैं बर्फ पर चल रही हूँ। बर्फ पर चलते हुए फिसलन है ना। बर्फ पर हमें यदि चले तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत हम स्लिप होते हैं। मैंने जूते उतार लिए हैं। मोजे पहने पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ से ढकी है। उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ तूफानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है, कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं, यह एक अचरज की बात है। यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग, सैनिक जवान, उनके आगे सिर झुकाते हैं।